वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इनकम टैक्स की सीरीज, जिसमें कि हमने इंक्लूड करें 30 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सीरीज आपके लिए जारी रहेगी आने वाले टाइम पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर है, इनकम टैक्स है। ऑप्शन देखिएगा, ए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, बी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, सी प्रतिगामी कर प्रोग्रेसिव टैक्स, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कहते हैं डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज लिवीड ऑन द सेम पर्सन द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर जिसका बर्डन जिस पर्सन पर इंपोज किया जाता है टैक्स वो दूसरे पे शिफ्ट नहीं करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन में देख रहे हैं तीसरा सी ऑप्शन है प्रतिगामी कर प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या है, जो कि इनकम के साथ में बढ़ता जाता है, वो है प्रोग्रेसिव टैक्स, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इनकम टैक्स है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। बात करें अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम से आप जिनको जानते हैं, ये सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए दैट इज प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाए गए। इनकम टैक्स वाज लिवीड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिएगा, भारत में जब सन 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। उस नुकसान को भरपाई करने के लिए पहली बार टैक्स लगाया गया था इंडिया में, और उसके बाद में फिर ये 1961 से इनकम टैक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। लेकिन अगर बात करें कि किस पर्सन ने ये इंपोज किया था, सबसे पहले किसने ये लगाया था, तो किसके द्वारा लिवीड किया गया, तो ऑप्शन देखिए, सर ल्यूकस पेसियोली के द्वारा, बी सर न्यूटन के द्वारा, सर जेम्स के द्वारा, और डी है सर जेम्स विल्सन। तो राइट ऑप्शन क्या है, सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती है, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर। देखिए इनकम टैक्स एक्ट एक अलग है जिसके एक्ट के तहत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। इनकम टैक्स में देखिए आप बुक्स पर भी क्या लिखा होता है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, यानी कि ये अकाउंटिंग करी जाती है, लॉ बेस्ड अकाउंटिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया हो कि किसके द्वारा ये आयकर की दरें निर्धारित करी जाती हैं। तो याद रखिए, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, आयकर अधिनियम द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, बी वित्त अधिनियम द्वारा, फाइनेंस एक्ट के द्वारा, सी अध्यादेश द्वारा, एन ऑर्डिनेंस, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो इनकम टैक्स की दरें निर्धारित करी जाती है वो वित्त अधिनियम द्वारा करी जाती हैं, फाइनेंस एक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कर मुक्ति की सीमा क्या है, व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्रोवाइडेड इन न्यू टैक्स रिजाइम टू सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा होती है लेकिन 80 से कम होती है। फिर सुपर सीनियर सिटीजन भी होता है जिनकी एज 80 से एबव होती है। तो नई कर व्यवस्था में जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 से है कम, उनके लिए जो एग्जेम्पशन है, यानी कि एक अमाउंट जो कि मुक्त होती है, जिन पर उनको टैक्स नहीं देना होता है, वो क्या है। ऑप्शन देखिएगा, 2,50,000, बी 3 लाख, सी 5 लाख, डी 7,50,000। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था में आयकर की कितनी दरें शामिल है, रेट कितने हैं। हाउ मेनी रेट्स ऑफ इनकम टैक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन न्यू टैक्स रिजाइम। ऑप्शन देखिएगा, A4, B5, C6, D7। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 है। ये रेट्स कितनी हैं, 7 रेट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दो टर्मिनोलॉजी है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, देखिए हर साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाला साल 31 मार्च अगले साल को समाप्त होता है, और ये जो टाइम पीरियड है
जिस साल में बिजनेस किया जाता है, जिस साल में यानी कि इनकम कमाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। और जो टैक्स देना होता है ठीक उसके आने वाले जो 12 महीने हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक पिछले अगले 12 महीने के पीरियड को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि हर एक साल जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल शुरू होता है और 31 मार्च को अगले साल खत्म होता है, ये प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर होता है। डिपेंड करता है कि अगर इससे पहले के आपने साल में बिजनेस किया है या जो भी इनकम हुई है आपको किसी भी सोर्सेज से, तो वो आपके लिए प्रीवियस ईयर होगा, और उसके आने वाला अगला जो प्रीवियस ईयर जो साल होगा वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर होगा। तो यहां पे पूछा गया कर निर्धारण वर्ष की अवधि पूछा गया, तो अवधि क्या होती है, 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च तक की। तो देखिए ऑप्शन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, सी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, डी 1 जुलाई से 30 जून। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गत वर्ष सदैव समाप्त होता है, प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन। तो प्रीवियस ईयर भले ही कब से शुरू हुआ, अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो साल 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च, ये प्रीवियस ईयर होता है। लेकिन बिजनेस हो या कोई काम हो या कोई जॉब हो, कुछ भी अगर होता है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो 1 अप्रैल को ही शुरू हो। मान लीजिए कोई पर्सन एज ए एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करता है, कहाँ पर, मान लीजिए 1 दिसंबर को ज्वाइन करता है, 1 दिसंबर से उसकी जॉब शुरू होती, तो उसका जो प्रीवियस ईयर शुरू होगा वो 1 दिसंबर से शुरू होगा और ख़त्म होगा अगले 31 मार्च को, यानी कि जो आगे 31 मार्च आ रहा तब तक। तो शुरू किसी भी डेट से हो, 1 जुलाई डेट हो सकती है, अक्टूबर डेट हो सकती है, 15 नवंबर डेट हो सकती है, कुछ भी डेट हो, समाप्ति होगी 31 मार्च को। तो यही पूछा गया कि गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर, 31 मार्च। प्रीवियस ईयर विल ऑलवेज एंड्स ऑन 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो ईयर होता है उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में कैलेंडर वर्ष और कर निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर, सी गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज दिया हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, प्रीवियस ईयर या गत वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकल कुल आय एवं कुल आय में है क्या है। अब देखिए सकल कुल आय की बात करें, जिसको ग्रास टोटल इनकम है, वो 5 हेड्स हैं इनकम टैक्स के अंदर में। 5 हेड्स कौन से हैं, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनको सबको टोटल कर लीजिए तो बनता है ग्रास टोटल इनकम। और ग्रास टोटल इनकम से डिडक्शंस लेस करे जाते हैं 80C से लेकर के 80U तक के तब आता आपका टोटल इनकम। तो हुआ ना डिफरेंस कि ग्रास टोटल इनकम और टोटल इनकम के बीच में क्या है रिलेशन, डिफरेंस का रिलेशन है। ऑप्शन देखिए, समानता है, नहीं भाई, बी अंतर है अंतर, कुछ अंतर, इनमें से कोई नहीं, यूनिफॉर्मिटी, डिफरेंस, सम डिफरेंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है दैट इज देयर इज अ डिफरेंस, यानी कि अंतर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आय को कृषि आय होने के लिए आवश्यक, इट इज नेसेसरी फॉर एनी इनकम टू बी एग्रीकल्चरल इनकम दैट। कोई भी इनकम है, कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम कब हो सकती है। देखिए कोई भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी, इसके लिए 2-3 कंडीशन जरूरी होती है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि लैंड सिचुएटेड हो कौन, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। दूसरी बात, उस लैंड का एसएससी ओनर होना चाहिए। और तीसरी बात, उसके अंदर में बेसिक ऑपरेशन। अब बेसिक ऑपरेशन में क्या था, कल्टीवेटिंग, इरिगेशन, सीडलिंग, यानी कि जो कृषि कार्य होते हैं, जो कृषि कार्य जैसे खेत की जुताई, बुआई और पानी देना, ऐसे बीज बोना, ये सारे काम जिस पे करे जाते हैं इसको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन। तो एग्रीकल्चर इनकम तभी माना जाएगा जब ये सारे कार्य उस पे परफॉर्म किए गए हों। अब ऑप्शन देखिए क्या लिखा है कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। बी कहा गया भूमि का प्रयोग गोदाम हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर गोडाउन। और सी कहा गया भूमि का प्रयोग गृह निर्माण हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर हाउस
हाउस कंस्ट्रक्शन। डी कहा गया भूमि का प्रयोग सिंचाई हेतु होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक ऑपरेशन होने चाहिए, राइट ऑप्शन इज दैट ए, भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन व विक्रय में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चरल इनकम और उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को फिट करके और फिर मार्केट में जब हम सेल करते हैं ना, तो उसमें आ जाता है बिजनेस। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना होता है, उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होता है, यूँ कहिए बाइफरकेट करना होता है कि कितनी इनकम इसकी एग्रीकल्चर इनकम और कितनी इनकम बिजनेस की इनकम है। अब बात कर रहे हैं चाय के बागान, यानी कि चाय के उत्पादन में कितना अमाउंट एग्रीकल्चरल होगा और कितना होगा बिजनेस इनकम। तो याद रखिए कि 60% जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है और बाकी की 40% क्या होती है, बिजनेस इनकम होती है। यहां पर पूछा गया है कि कृषि आय कितना माना जाता है, तो राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज 60%। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर में पूछा जाता कि बिजनेस इनकम क्या होगी, तो फिर 40% राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जेम्प्ट कही जाती है, लेकिन जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए ये एग्रीकल्चरल इनकम को हमें साथ में लेना होता है। और ये कहाँ दिया, आपके एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर में दिया हुआ, जिसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और हमारे साथ भी स्टडी उसको कर सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पूछा गया कि किस सेक्शन में ये एग्जेम्प्टेड है, तो ऑप्शन देखिए धारा 15 यानी सेक्शन 15, बी धारा 6 सेक्शन 6, सी धारा 10 सेक्शन 10 और डी है धारा 10(1) यानी कि सेक्शन 10(1). तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, दैट इज धारा 10(1) यानी कि सेक्शन 10(1) इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आय आय के निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग हेड ऑफ इनकम। ऑप्शन देखिए, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सी कृषि शीर्षक यानी एग्रीकल्चरल है। डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम किसी भी हेड में नहीं जोड़ा जाता है, ये अलग से कंप्यूट किया जाता है। और हेड की बात करें तो वो हेड है 5, जिनके साथ में एग्रीकल्चरल इनकम को भी कंप्यूट किया जाता है। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, तो राइट ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि आय में सम्मिलित है एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स। एग्रीकल्चर इनकम में क्या इंक्लूड है, देखिए ए कृषि कार्य से आय, इनकम बाय एग्रीकल्चरल वर्क। बी कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया, रेंट और एग्रीकल्चरल लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। सी पुष्प उगाने से आय, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स। और डी ऊपर 120। आप ध्यान अगर दें तो ये सारी चीजें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों चीजें क्या है, सब में बेसिक ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे, तभी ये सारा कुछ हो पाएगा। इसका मतलब तीनों ही एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करदाता की करमुक्त आय शामिल है। एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ एन एसएससी विल बी इंक्लूडेड इन द हेड। ऑप्शन देखिए, ए व्यवसाय एवं पैसे के लाभ शीर्षक में प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बी पूंजी लाभ शीर्षक में कैपिटल गेन्स। सी अन्य साधनों से आय शीर्षक में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डी किसी भी शीर्षक में नहीं, नॉट इन एनी हेड। तो जैसा कि पूछा गया कि एक करदाता की करमुक्त आय शामिल होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी भी शीर्षक में नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जेम्प्टेड इनकम वो डिपेंड करता है कि कहाँ से इनकम है और उसके लिए एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए अलग से सेक्शंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयों को उल्लेख किया गया? अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट? आईटी एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन्ड। किसमें कहा गया एग्जेम्प्टेड इनकम, कहाँ लिखा गया? ऑप्शन देखिए, धारा 10, बी धारा 80, धारा 88 यानी सेक्शन 88। डी में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, जितनी भी एग्जेम्प्टेड इनकम वो कहाँ लिखी? सेक्शन 10 में। राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा। देखिए क्या होता है, फर्म है, फर्म किसका, फर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है?
पार्टनर्स हैं। अब जब फर्म एक बार टैक्स दे सकती यानी कि दे चुकी होती है, तो उसके बाद जो उनके पार्टनर्स होंगे वो क्यों देंगे, उनके लिए एग्जेम्प्टेड होती है, क्योंकि फर्म पहले एक बार टैक्स दे चुकी होती है। तो यही पूछा गया कि साझेदारी फर्म की आय में साझेदारी का भाग होगा, शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। ऑप्शन देखिए, ए कर योग्य है, बी कर मुक्त यानी कि एग्जेम्प्टेड है, सी पूर्णतया कर मुक्त है, फुली एग्जेम्प्टेड है, डी आंशिक कर मुक्त है, पार्शली एग्जेम्प्टेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, दैट इज पूर्णतया कर मुक्त है, फुली एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इनमें से कौन सी आय कर मुक्त है? तो ऑप्शन देखिए, कोलकाता में कृषि से आय, एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, बी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, डी पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। तो जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, एन इंडिविजुअल में गेट इनकम, कहां से प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन देखिए, भारत में ही यानी कि इन इंडिया, बी भारत के बाहर आउटसाइड इंडिया, सी भारत में तथा भारत के बाहर, एंड इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, और डी कहीं भी नहीं, नोवेयर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति भारत में या भारत के बाहर कहीं पर भी इनकम जनरेट कर सकता है। ये अलग बात है कि रेजिडेंशियल स्टेटस को देखते हुए ही उस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, भारत में तथा भारत के बाहर, इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दो अलग अलग बातें हैं। आपकी सिटीजनशिप कहीं की हो सकती है और आप रेजिडेंट कई किसी भी कंट्री के हो सकते हैं या कई कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग बातें हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर चेंज हो सकती है। तो ऑप्शन देखिए, बदल सकती है, बी निश्चित बदलेगी, सी नहीं बदलेगी, डी इनमें से कोई नहीं, मे चेंज, विल सर्टेनली चेंज, सी विल नॉट चेंज, डी नन ऑफ दी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि निश्चित ही बदलेगी, बदल भी सकती है और नहीं भी बदलेगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बदल सकती है, में चेंज। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं बदलेगी, ऐसा हो सकता है कि ना बदले, लेकिन ये हम नहीं कह सकते नहीं बदली, मगर बदल सकने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी अगले गत वर्ष में, एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर। अब रेजिडेंट की बात कही गई। अब रेजिडेंट के बारे में अगर हम जानेंगे तो रेजिडेंट क्या बोलते हैं, निवासी। और रेजिडेंट के भी दो कंडीशन है, या तो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंट के बारे में फिर दो डिवीजन हुए हैं, दो बाइफर्केशन है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब बनता है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं अपनी डिटेल क्लास में, ठीक है। यहां पर जैसा कि कहा गया है कि एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी अगले गत वर्ष में क्या हो सकता है, एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ही शैल बी। ऑप्शन देखिएगा, ए असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, बी अनिवासी, नॉन रेजिडेंट, सी निवासी, रेजिडेंट, डी तीनों में से कोई भी एक, एनी वन ऑफ द थ्री। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अगले गत वर्ष में तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। उसकी अपनी जो भी क्रेडिबिलिटी है, यानी कि जैसा उसने बिहेवियर किया है, कितने दिन कंप्लीट किए हैं भारत देश के अंदर में या नहीं किए हैं, उन पर डिपेंड करेगा। तो एनी वन ऑफ द थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने कहा सिटीजन और रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं। तो क्या कहते हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज abroad for the purpose of employment he must stay in India to become resident at least। ऑप्शन देखिएगा, ए 182 दिन 182 डेज, बी 60 दिन यानी कि 60 डेज, सी 90 दिन यानी कि 90 डेज, डी 180 डेज यानी 180 दिन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। उसको 182 दिन गत वर्ष में कम से कम व्यतीत करने होंगे। 182 दिन का जब कंप्यूट करते हैं तो उसमें यह हो सकता है कि आने और जाने के दिन भी इंक्लूड हो। और दूसरी बात, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही जगह पर रहे, वो कई बार भारत से बाहर जा सकता है, आ सकता है।
टोटल कंपुटेशन में 182 दिन होने चाहिए। और विभिन्न उसकी जो जियोग्राफिकल यानी डेमोग्राफिक कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बस कंडीशन ये कि भारत में ही रहना चाहिए। तो 182 दिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक को जो गत वर्ष में भारत आया, देखिए पहले इस जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कहा था कि सिटीजन है, वो भारत का नागरिक है, और यहां पर देखते चले एक बार कि भारत का नागरिक और हु गोज अब्रॉड, भारत के बाहर गया है ना, रोजगार है तो विदेश जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या कहा गया कि एक भारतीय नागरिक को जो गत वर्ष में भारत आया है, मतलब ये नागरिक है जो कि गत वर्ष में भारत आया है, भारत का निवासी बनने के लिए भारत में गत वर्ष कितने दिन इसको रहना पड़ेगा। इन इंडियन who is citizen of India and who comes to India during the previous year must stay for how many days in India during the previous year to acquire residential status in India। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा, 182 डेज, ए विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर 60 दिन और 365 दिन है, 60 दिन की कंडीशन भी होती है, लेकिन उनके लिए जो कि रेगुलर में वो पहले से रह रहे हैं और उनके लिए उनकी निवासी स्थिति के लिए होता है। लेकिन कोई अगर भारत के बाहर गया हुआ है और भारत में आया है और इसके लिए यानी कि पहले बीच में नहीं था वो, यहाँ पर अचानक से यानी कि बाद में आया है, तो उसके लिए 182 दिन रहना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होने का आधार है द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए। ऑप्शन देखिए, भारत में उसकी नागरिकता, हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, भी भारत में उसकी निवासी स्थिति, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, भारत में उसकी नागरिकता एवं निवासी स्थिति दोनों, सी हिज सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया बोथ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होना सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस भारत में क्या रही है प्रीवियस ईयर के अंदर में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन कि भारत में उसकी निवासी स्थिति, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय कर योग्य होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसीज इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। पूछा गया कि जैसे करदाता है यानी कि एसएससी है, तो किस करदाता की जो टैक्स इनकम होगी वो टैक्स होगी किस हेड में, वेतन, वेतन का मतलब सैलरी हेड के अंदर में। तो ऑप्शन देखिएगा, ए वेतन भोगी कर्मचारी जिनको सैलरी मिल रही होगी यानी सैलरीड एम्प्लॉय, बी निर्माता मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, सी व्यवसायी बिजनेसमैन, डी वकील एडवोकेट। तो अगर यहाँ पर सैलरी हेड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी होता है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। इसीलिए देखिए एमपी और एमएलए की सैलरी भले ही सैलरी कही जाती है लेकिन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। और रही बात निर्माता की, व्यवसाय की और वकील की, तो ये तो बिजनेस हेड में जाएगा, और वकील यानी कि ये प्रोफेशन है तो ये प्रोफेशन हेड में जाएगा जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, वेतन भोगी कर्मचारी, सैलरीड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती का अधिकतम राशि है, मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज। तो देखिए कहते हैं कि मनोरंजन यानी कि ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये किसके लिए होता है, ये इसका डिडक्शन मिलता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। और ये कहाँ पर, इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में 16(2) के तहत है। तो किसको मिलता है और कितना अमाउंट मिलता है, ऑप्शन देखिए, 7,000, बी 5,000, सी 1/5 वेतन का, डी बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5,000 यानी कि 5,000 मैक्सिमम अधिकतम राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेतन शीर्षक में आयकर योग्य होने के लिए आवश्यक है फॉर बीइंग द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इट इज एसेंशियल टू बी। ऑप्शन देखिए, नियोक्ता व कर्मचारी में संबंध का न होना, नो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बी नियोक्ता व कर्मचारी में संबंध का होना, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सी कर्मचारी द्वारा केवल नकद वेतन प्राप्त करना, रिसिप्ट ऑफ ओनली कैश सैलरी बाय एम्प्लॉय, डी कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से केवल सुविधाएं प्राप्त करना, रिसिप्ट ऑफ ओनली परकेजिड बाय एम्प्लॉय। तो देखिए वेतन शीर्षक में आय कर योग्य होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन वो ये कि दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी, नियोक्ता व कर्मचारी में संबंध का
होना रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौतियां डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय एन एम्प्लॉयर। ऑप्शन देखिए शुद्ध वेतन में जोड़ी जाएंगी, विल बी इंक्लूडेड इन द नेट सैलरी। बी शुद्ध वेतन में नहीं जोड़ी जाएंगे, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सैलरी। सी कुछ नहीं किया जाएगा, नथिंग विल बी डन। डी कटौतियों का आधा भाग जोड़ा जाएगा, हाफ पार्ट ऑफ द डिडक्शन विल बी इंक्लूडेड। तो देखिए नियोक्ता द्वारा वेतन में से पहले मतलब एम्प्लॉयर ने पहले कुछ डिडक्शन कर रखे हैं, तो एक तरह से जो उनको मिलेगी वो नेट सैलरी होगी। लेकिन जब हम यानी कि इनकम टैक्स पर्पजेस से उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस करना पड़ता है। ग्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है कि शुद्ध वेतन में जोड़ी जाएंगी। ए विल बी द राइट आंसर, विल बी इंक्लूडेड इन द नेट सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत कर्मचारी की विधवा को प्राप्त वेतन कर योग होगा। देखिए अगर कोई एम्प्लॉय है और उसको सैलरी मिलती तो वैसे तो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में ही टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है और उसके विडो को सैलरी मिलती है तो ये सैलरी हेड में न जा करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबिलिटी इसकी होती है। ऑप्शन देखिएगा ए वेतन शीर्षक में यानी कि अंडर द हेड सैलरीज। बी व्यवसाय या पेशे से आय शीर्षक में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सी अन्य साधनों से आय शीर्षक में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, अन्य साधनों से आय शीर्षक में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी का बकाया वेतन होता है एरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कोई भी ऐसा सैलरी का अमाउंट है जो कि पहले नहीं मिला और बाद में मिलता है तो जब भी मिलेगा तब भी टैक्सेबल होगा, ठीक है, तभी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए ए कर योग होगा टैक्सेबल, बी कर मुक्त पार्शियली टैक्सेबल, सी कुछ कर योग है एग्जेम्प्टेड, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये कर योग होगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज टैक्सेबल। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि अगर पहली चीज तो कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही हम विचार करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस पसंद है और कैसे क्वेश्चन दिए जाएं। अब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। तो यहाँ पर यह है कि जो लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपके इस 6 सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो उनके लिए कुछ है। वो क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट आप देख रहे हैं एक तो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर क्या है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो लेक्चर के साथ ऑनलाइन एमसीक्यूज बैच, यानी कि इसमें एमसीक्यूज बैच इंक्लूड किया गया है। एमसीक्यूज के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, डिटेल भी पढ़ाया जाएगा, इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। तो दूसरा ऑप्शन भी है आपके लिए जिसके अंदर में कोई क्लासेस तो नहीं होंगी लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड करी जाएगी। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल वैसे होंगे जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होगा जिस पर आपको टिक करना है। अगर रॉन्ग आंसर होगा तो वहां पर आपको रॉन्ग का बटन यानी कि रॉन्ग दिखाई पड़ेगा कि आपका ये आंसर रॉन्ग हो गया। इसके साथ ही इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और ऐप को कैसे डाउनलोड करना है आइए हम जानते हैं आगे। ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। और इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे ओपन कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद में और आप होम टैब पर पहुंच जाएंगे। होम टैब पर पहुंचने के बाद में आपको बैचेज का ऑप्शन नज़र आएगा और इसके बाद स्टोर पे जा कर के स्क्रॉल करेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे कि बीकॉम 6 सेमेस्टर इनकम टैक्स का टेस्ट सीरीज का और दूसरा कोर्स जो कि फुल है बीकॉम 6 सेमेस्टर इनकम टैक्स का। दोनों कोर्सेज आपको नज़र आएंगे और इन पर किसी पर भी जा कर के आप अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कोर्स आपका ओपन हो जाएगा। बाय नाउ का ऑप्शन नीचे नज़र आएगा, इस पर जा कर के आप इसे बाय कर सकते हैं। दैट वाल आज अबाउट ऑल अबाउट।
for purchasing our course and downloading our app. Thanks for watching.